चलिए, तो ये हो गया अपना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट लास्ट में। तो मैंने तुम लोग को इंट्रोडक्शन करा दिया, ठीक है, बुक कीपिंग से इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने तुमको। और 2-3 टर्म्स हैं जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहूंगा, और 2-3 टर्म तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। क्या है वो टर्म, लेट अस सी। ओके, ठीक है। और 2 टर्म्स मैं तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा दोस्तों, और 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, ठीक है, कि अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एक तो हो गया तुम्हारे मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, दूसरे हो गए तुम्हारे नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। एक हुए तुम्हारे मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, दूसरे हुए तुम्हारे नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सर क्या अब भी बात से पलट रहे हो, सर क्या बात से पलट रहे हो? अभी आपने बोला कि जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू मॉनिटरी टर्म्स में डिसाइड नहीं हो सकता तो उसको तो हम रिकॉर्ड कर नहीं सकते। एंड नाउ यू आर सेइंग दैट वी आर रिकॉर्डिंग 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। बताता हूं, सबर करो, रुको जरा, सबर करो, बताता हूं, ठीक है। चलो, तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का मतलब तो तुम सिंपल, मैं पूछूंगा तो बता ही दोगे तुम। सर मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, बराबर ना, जहां पे पैसे का लेन देन हुआ, जहां पे पैसे का लेन देन हुआ। मैंने तुमको कुछ गुड्स बेचा, तुमने मेरे को पैसा दिया, ठीक है। मैंने तुमको कुछ पढ़ा दिया, तुमने उसका फीस दे दिया, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो गया। तुमने कांदा बटाटा ले लिया, पैसा दे दिया, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। बाल कटा लिया, पैसा दे दिया, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। समझ में आ गया? सारे ट्रांजैक्शन जहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। क्लियर हुआ एकदम? ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन? सर नॉन मॉनिटरी बताओ, मॉनिटरी तो हम समझ गए सर। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर नॉट दोस ट्रांजैक्शन जिनका हम पैसे में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर द ट्रांजैक्शंस जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, जहां पे मनीज वर्थ इन्वॉल्व होता है। समझ में आ गया? ये डेफिनेशन अगर तुम थोड़ा सा मैं तुमको रिकलेक्ट करवाऊं तो यहां पे तुमको टर्म याद आ रहा है। यहां पे तुम लोग को मनी और मनीज वर्थ, मनी और मनीज वर्थ, या तो पैसा या पैसे के जैसा। क्या बोला? या तो पैसा या तो पैसे के जैसा, ठीक है। तो अगर मनी है, अगर मनी है तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। सर अगर मनीज वर्थ है तो, सर अगर मनीज वर्थ है तो, अगर मनीज वर्थ है तो इट इज कॉल्ड एज नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। सर थोड़ा साफ साफ बताओ ना सर, कुछ समझ पड़े ऐसा बताओ ना सर। तुम लोगों को ये नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी मालूम है, तुमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं अभी एक वर्ड बताऊंगा ना, तुमको लगेगा अरे ये ऐसा बताओ ना सर, ठीक है। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बार्टर ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजैक्शन। बार्टर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? वेयर अ गुड्स इज एक्सचेंज्ड अगेंस्ट द गुड्स। समझ में आ गया? ठीक है, वेयर द गुड्स इज एक्सचेंज्ड अगेंस्ट द गुड्स। अभी मान लो तुम्हारे डैड का क्या है? तुम्हारे डैड का कपड़े का दुकान है, तुम्हारे डैड का कपड़े का दुकान है, ठीक है। अभी मैंने तुमको बोला कि मैं एफआई जैसे तुमको पढ़ाऊंगा, एक्स नंबर ऑफ फीस होगा, ठीक है। चलो हाइपोथेटिकली लेट्स इमेजिन 20,000 रुपए फीस है। समझ में आ गया? 20,000 रुपए फीस है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ओके। मेरे को नहीं मालूम कितना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। 20,000 रुपीज फीस है, समझ में आ गया? तो अभी तुमने क्या बोला? तो अभी तुमने क्या बोला कि सर पैसा तो नहीं है मेरे पास। मैंने बोला ऐसा कैसे चलेगा, पैसा तो देना पड़ेगा, ठीक है। तुमने बोला सर पैसा नहीं है अभी मेरे पास, ठीक है। तुम्हारे डैड ने मुझे क्या बोला? एक काम करो हार्दिक सर, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है, मुझे पता है कि आपको कपड़ों का शौक है। मैंने बोला हाँ कपड़ों का तो शौक है मुझे। तो तुम्हारे डैड ने मुझे क्या बोला कि एक काम करो सर, आप मेरे बेटे को पढ़ा दो, आप मेरे को बेटे को पूरा साल पढ़ा दो और आप पूरे साल में मेरे पास से 20,000 रुपए के कपड़े लेके जाना, 20,000 रुपीज के कपड़े आप मेरे पास से लेके जाना। समझ में आ गया? मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं साल में 20,000 तक के कपड़े की शॉपिंग तो अपन करते ही है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं तुम 20,000 के कपड़े ले लूंगा तुम्हारे उधर से, बराबर ना। तो क्या ये ट्रांजैक्शन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है? नहीं, क्योंकि यहां पे कोई किसी को पैसा नहीं दे रहा है।
यहाँ पे ना ही मैंने तुमको कोई पैसा दिया कपड़े लेने का और ना ही तुमने मुझे पढ़ाने का फीस दिया, तो यहाँ पे दिस इज नॉट अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी इन्वॉल्व ओवर हियर। बट क्या ये ट्रांजैक्शन ऐसा है कि यहाँ पे इसको मनी टर्म्स में मेजर किया ही नहीं जा सकता है? ऐसा तो नहीं है ना। वी नो ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज बीइंग एक्सचेंज्ड। we know what is the value of the goods and services being exchanged. ठीक है, I know that I am giving you a service worth rupees 20,000 and you also know that you are giving me the goods worth rupees 20,000. तो अगर मैं तुमको 20,000 का सर्विस दे रहा हूं, तुम मुझे 20,000 का गुड्स दे रहे हो, तो यहाँ पे 20,000 वैल्यू मालूम है ना तेरे को? समझ रहा है कि नहीं? तुम लोग को 20,000 रुपीज का वैल्यू हो रहा है डिलीवर, ये मालूम पड़ रहा है तुम लोग को? समझ में आ गया? तो इसको हम क्या बुलाते हैं? तो इसको हम बुलाते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। समझ में आ गया तुम लोग को? यहां पे पैसा एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट कितने पैसे का गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रहा है ये तेरे को बराबर मालूम है। समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी और बार्टर ट्रांजैक्शन। क्या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है? बिल्कुल रिकॉर्ड होता है। समझ में आ गया? उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे कि भाई मैंने तेरे को 20,000 का कोचिंग दिया और तूने मेरे को 20,000 का कपड़ा दिया, तूने मेरे को। क्लियर हो गया? ठीक है। जो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकते वो इनटेंजिबल चीजें ऐसी होती है जिसका मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया? जिसका मॉनेटरी टर्म इंटेंजिबल भी आगे आएगा वर्ड, ठीक है, जिसका अपन रिकॉर्ड करेंगे जिसको अपन, बट उन चीजों का जिसका वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना? मैंने एग्जांपल दिया था ना, बराबर ना, कि कितने की दोस्ती है, मैंने आज तक तेरे पास 5 लाख की दोस्ती निभाई है, मम्मी ने तुमको 1.5 करोड़ का प्यार किया है, पापा ने तुमको 50,000 की डांट लगाई है, ऐसा नहीं रिकॉर्ड कर सकते ना हम। ये सारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझ में आ गया? बट डेफिनेटली मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बोथ द ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ में आ गया सर? और कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, और जो है ना वो ट्रांजैक्शन को और कौन से पैरामीटर में बांटा जा सकता है सर? और कौन से पैरामीटर में बांटा जा सकता है? इनको और 2 पैरामीटर में बांटा जा सकता है, विच इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन and another is called as क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन? सर कैश ट्रांजैक्शन तो तुमको, मेरे को लग रहा है कि तुम नाम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा है, थोड़ा तुम बता दोगे मेरे को। कैश ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन वेयर कैश इज रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली। Any transaction where cash is received or paid immediately. Where cash transaction is received or paid immediately. Immediately being the important word. Immediately being the important word. समझ में आ गया? नो उधारी। कोई भी सर्विस दिया या कोई भी गुड्स दिया, ऑन द स्पॉट रोकड़ा लेने का, पे कैश फर्स्ट। ठीक है? पे कैश फर्स्ट, पैसा दो और गुड्स लो, या पैसा दो और सर्विस लो। समझ में आ गया? बाद में देंगे वो नहीं। ठीक है? आज के आज, ऑन द स्पॉट, अभी के अभी। यू टेक द गुड्स और यू टेक द सर्विसेज, यू पे द कैश, और द अदर वे राउंड। ठीक है? यू सेल द गुड्स एंड यू इमीडिएटली रिसीव द कैश। ठीक है? और यू गिव द सर्विसेज, यू इमीडिएटली रिसीव द कैश। तो ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम कौन से ट्रांजैक्शन बुलाते हैं? उनको हम बुलाते हैं कैश ट्रांजैक्शन। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है? दूसरे ट्रांजैक्शन कौन से टाइप के होते हैं फ्रेंड्स? दूसरे ट्रांजैक्शन कौन से टाइप के होते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है? यहां पे क्रेडिट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अकाउंट्स में क्रेडिट का मतलब, अरे ही डजंट गेट द क्रेडिट दैट ही डिजर्व्स, तो वो क्रेडिट का मतलब होता है अप्रिसिएशन। ठीक है ना? वो क्रेडिट का मतलब होता है अप्रिसिएशन। समझ में आ गया? क्रेडिट का एक और मतलब होता है कि तुम्हारा अकाउंट, योर अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड विद ₹5,000, तो वहां पे क्रेडिट का कॉन्टेक्स्ट अलग है। ठीक है? प्रशंसा करना, अप्रिसिएशन करना। ठीक है? बराबर ना? प्रशंसा करना, अप्रिसिएट करना। ठीक है? गिविंग द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, तो वो क्रेडिट का कॉन्टेक्स्ट अलग है। वहां पे क्रेडिट का मतलब अप्रिसिएशन होता है। यहां पे क्रेडिट अकाउंट्स में, ठीक है, क्रेडिट, ओके, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब यहां पे क्रेडिट का मतलब होता है
क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, ठीक है, वेयर you are taking the goods or you are availing the services but not paying the money right now, you promise to pay the money on some future date, after 1 month, after 2 month, जो भी तुम्हारा उधारी का टाइम पीरियड चलता है, ठीक है, जो भी तुम्हारा पूरे महीने में तुम्हारा चलता है ना, मेडिकल में, स्टेशनरी में, ठीक है, बहुत सारे जगह पे अपना पहचान की वजह से उधारी चलता है कि भाई पूरे महीने में अपन जो भी गुड्स लेके जाते रहते हैं, ठीक है, तो वो सबका एक हिसाब होता है एंड मंथ एंड पे डैड क्या करते हैं, वहां पे जाके क्लियर करके आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जब तुम गुड्स को परचेज कर रहे हो, ठीक है, या तुम सर्विसेज को ले रहे हो और उसके सामने तुम पैसा इमीडिएटली नहीं पे कर रहे हो, यू प्रॉमिस टू पे द मनी ऑन अ फ्यूचर डेट, ठीक है। और इट कैन बी द अदर वे अराउंड ऑल्सो, समवन इज बाइंग द गुड्स फ्रॉम यू और समवन इज टेकिंग द सर्विसेज फ्रॉम यू एंड प्रॉमिसिंग टू पे द मनी आफ्टर सर्टन पीरियड, प्रॉमिसिंग टू पे द मनी आफ्टर सर्टन पीरियड, ठीक है, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो वो दोनों केस में देन इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब उधारी वाला ट्रांजैक्शन। समझ में आ गया कि आज उधारी है, ट्रांजैक्शन आज हुआ है लेकिन आज पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो सर अगर पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ तो नहीं रिकॉर्ड करने का ना, नहीं, अगेन ऐसा नहीं है, ठीक है, पैसा कितने का ट्रांजैक्शन हुआ ये तो मालूम है ना, और पैसा आज नहीं मिला है लेकिन पैसा 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 आध महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कभी ना कभी तो मिलेगा ना। समझ में आ गया ना, मतलब अभी होप तो अपन ऐसा ही करेंगे कि मिलेगा, ठीक है, और ये नॉर्मल बेसिस पे चलते रहता है, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसा रूल होता है, ठीक है, कि रोलिंग वाला, जो कि भाई हर 2 महीने के बाद पैसा दिया जाता है, हर 1 महीने के बाद पैसा दिया जाता है, 1 हफ्ते का क्रेडिट साइकिल होता है, तो उसको कोई भी साइकिल हो सकता है, ठीक है, बट द पॉइंट इज दैट व्हेन द ट्रांजैक्शन इज डन, व्हेन द ट्रांजैक्शन इज डन and the money is not immediately received or paid, and the money is not immediately received or paid, it is called as credit transaction. क्लियर हो गया एकदम, श्योर, ओके। सो कौन से 4 टाइप के ट्रांजैक्शन पढ़े अपन ने, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब क्या, इट इन्वॉल्व्स द इमीडिएट रिसीट और पेमेंट ऑफ कैश, ठीक है, एंड नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है, नॉन मॉनेटरी मतलब इट इज अ बार्टर ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी मतलब इट इज अ बार्टर ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या, वहां पे पैसे का इक्विवेलेंट, कितने का ये गुड्स है या कितने का ये सर्विसेज है ये अपने को मालूम है, कितने का गुड्स है या कितने का सर्विसेज है ये तेरे को मालूम है, लेकिन उतने का पैसा लिया या दिया नहीं जा रहा है, उतने पैसे का कोई और चीज लिया दिया जा रहा है। समझ में आ गया, द एग्जाम्पल, रिमेंबर द एग्जाम्पल, आई टॉट यू द एंटायर FIGC अकाउंट्स एंड उसके बदले में यू गिव मी द क्लोथ्स वर्थ रुपीज 20,000। क्लियर हो गया, दैट इज नॉन मॉनेटरी। कैश का मतलब क्या, कैश इज इमीडिएटली रिसीव्ड और पेड, यू परचेज द गुड्स, यू पेड द कैश, यू रिसीव्ड द, यू परचेज द गुड्स, यू पेड द कैश, ठीक है, या तो फिर यू सोल्ड द गुड्स, यू रिसीव्ड द कैश, ठीक है, कोई भी वाइस का वर्सा चलेगा, ठीक है। दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है उधारी वाला ट्रांजैक्शन, ठीक है, मतलब वेयर द गुड्स आर सोल्ड और गुड्स आर परचेज्ड और द सर्विसेज आर गिवन और द सर्विसेज आर अवेल्ड, ठीक है, टुडे, बट द मनी इज नॉट रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली, इट इज पेड ऑन सम फ्यूचर डेट। आर वी क्लियर विद दिस? श्योर एवरीवन? ओके, ठीक है, चलिए गोइंग फर्दर। अभी अगर मैं तुमको चार्ट बना के दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं तुमको एक चार्ट बना के दिखाऊं, तो यहां पे चार्ट किस तरीके से बनाएंगे अपन, ठीक है, चार्ट किस तरीके से बनेगा, देखो यहां पे हम क्या करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक हो गया मॉनेटरी, एक हो गया नॉन मॉनेटरी, ठीक है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कैन बी फर्दर डिवाइडेड, monetary transactions can be further divided into cash transaction, can be divided into credit transaction, ठीक है।
नॉन मॉनेटरी जो होता है, ठीक है, नॉन मॉनेटरी में सिर्फ एक टाइप के ट्रांजैक्शन आते हैं विच इज कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजैक्शन। क्लियर फ्रेंड्स? ठीक है, तो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी, ठीक है, कैश क्रेडिट, नॉन मॉनेटरी बार्टर ट्रांजैक्शन, इतने ट्रांजैक्शन अपन क्या करते हैं अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? चलिए गोइंग फर्दर, अभी मैं क्या करता हूं फ्रेंड्स, अभी ना मैं तुम लोग को कुछ टर्म्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। अभी मैं तुम लोग को कुछ टर्म्स से इंट्रोड्यूस कराता हूं कि भाई वो टर्म्स अपन रेगुलरली क्या करने वाले हैं अकाउंट्स में, मतलब यार बुक कीपिंग में यूज करने वाले हैं। और सबसे पहले वो करने से पहले मैं तुमको क्या करता हूं फ्रेंड्स, एक फ्लो बता देता हूं मैं तुमको कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मैंने बताया ना तुमको अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस, तो वो जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है सर, कैसा प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस का मैं तुमको एक बर्ड्स आई व्यू देता हूं। ठीक है, पूरे प्रोसेस का एक बर्ड्स आई व्यू देता हूं मैं तुमको। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन उसके अंदर अंदर के डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ चलो, व्हाट इज द प्रोसेस फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोसेस? देखो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है? इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग विच ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है ना? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है फ्रेंड्स, अभी ये जो मैं टर्म्स यहां पे लिख रहा हूं ना फ्रेंड्स, ये टर्म्स जो मैं तुम लोग को लिख रहा हूं ये अभी के अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बट जैसे जैसे हम एक एक पड़ाव पार करते जाएंगे वैसे वैसे तुमको वो टर्म्स के बारे में नॉलेज आती जाएगी। ठीक है, सो ये यहां पे मैं जो डिपिक्ट करने वाला हूं, यहां पे जो मैं डिपिक्ट करने वाला हूं, दैट इज योर एंटायर एफआईजेसी सिलेबस। समझ में आ गया? वो सारे एक एक अलग अलग चैप्टर है तुम्हारे एफआईजेसी के अंदर, तो वो पूरे जो चैप्टर है वो तुमको एक वर्ड में समझा नहीं पाऊंगा, जब भी टाइम आएगा तभी तभी आई विल एक्सप्लेन, बट आई वांट टू गिव यू द बर्ड्स आई व्यू सो दैट आफ्टर द एंड ऑफ द टनल, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, जब अब हम सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे तब मैं तुमको एक बार वापस समराइज करके बोल सकता हूं कि डे 1 पे हमने जो फ्लो पढ़ा था उस पूरे के पूरे फ्लो को हमने एफआईजेसी के एंड तक कंप्लीट कर दिया है। समझ में आ गया? तो व्हाट इज द फ्लो फ्रेंड्स, व्हाट इज द फ्लो? जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड होता है? ये सिर्फ तू अभी सुन के रख, ये सिर्फ अभी सुन के रख, अभी समझ में नहीं आएगा, बराबर ना? क्यों नहीं समझ में आएगा? ये सब टर्म्स तुम्हारे लिए नए हैं। ठीक है, कुछ लोग ने सुने होंगे, बाकी लोगों के लिए ये टर्म्स एकदम नए हैं, तो विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। सुन लो, लेकिन द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन समथिंग कॉल्ड एज जर्नल। ठीक है, इट इज रिकॉर्डेड इन समथिंग कॉल्ड एज जर्नल। इसके बाद जर्नल एंट्री, ये पहला हो गया। ठीक है, फिर जर्नल एंट्री के बाद, अच्छा एक सेकेंड ना, मैं इसको थोड़ा सा और डिंग चैक बना दूं थोड़ा और। जर्नल में वो क्या होता है? जर्नल में वो रिकॉर्ड होता है। जर्नल में वो क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। फिर वो रिकॉर्ड होने के बाद जाता है स्टेज 2 में, विच इज कॉल्ड एज लेजर, लेडजर नहीं। ठीक है, डी को लिखा जाता है लेकिन प्रोनाउंस नहीं किया जाता, इट इज आर को भी नहीं प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले लोग फुकट में लेटर बहुत लिखते हैं, उनके पास बहुत फ्री है। ठीक है, तो यहां पे इसको लेडजर नहीं बोलने का, डी नहीं बोलने का। ठीक है, और हो सके तो लास्ट वाला आर भी नहीं प्रोनाउंस करने का। ठीक है, लेजर लेजर ऐसा नहीं बोलने का। ठीक है, कैसा बोलने का? लेजर, अटक जाने का। ठीक है, क्या बोलने का? लेजर, क्या बोलने का? लेजर। ठीक है, लेज लेज वो वाला ऐसा लेजर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया जर्नल। फिर जर्नल के बाद किधर गया रे बाबा, किधर गया रे बाबा? ये रहा। लेजर। इसके बाद नेक्स्ट आता है। ठीक है, लेजर के बाद आता है नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एक भी वर्ड नहीं समझेगा, लिख के रखने का, लेकिन सुन के रखने का, सुन के रखने का, ताकि जब बाद में जिक्र हो तब ऐसा ना लगे पहली बार सुन रहे। ठीक है, पहली बार अभी सुन लो। पहले जर्नल, फिर उसके बाद स्टेप 2 लेजर, लेजर के बाद स्टेप 3 ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फिर
ट्रायल बैलेंस जब हमारा रेडी हो जाता है और ये बहुत नीचे चला जाता है, हाँ, ट्रायल बैलेंस जो होता है इसके बाद, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है, फाइनली बनता है फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। और ये फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या आता है दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या आता है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर आता है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। ये है तुम्हारा फ्लो पूरा, ये है तुम्हारा पूरा का पूरा फ्लो, ठीक है। देखो पहले जर्नल, ठीक है, पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन जर्नल में, पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है वो जर्नल में रिकॉर्ड होता है, पहले रिकॉर्ड होता है इन जर्नल, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन विल बी फर्स्ट रिकॉर्डेड, ठीक है, सबसे पहले वो रिकॉर्ड होता है जर्नल के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जर्नल के बाद, ठीक है, जर्नल के बाद उसका पोस्टिंग होता है इनटू अनदर फॉर्म विच इज कॉल्ड एज लेजर अकाउंट्स, लेजर, ठीक है। फिर उसके बाद लेजर में सब पोस्टिंग होने के बाद लेजर का टोटलिंग होता है, ठीक है, लेजर का टोटलिंग होता है। ये सब डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, ये सब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बट दिस इज एज आई टोल्ड इज अ बर्ड्स आई व्यू, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, हाउ डू वी रिकॉर्ड, आई विल टीच यू, ठीक है। जर्नल से लेजर में पोस्टिंग, कैसे पोस्टिंग करने का, आई विल टीच यू। रिकॉर्ड करने का भी रूल्स है, पोस्टिंग करने का भी रूल्स है, समझ में आ गया, पोस्टिंग करने का भी रूल्स है, रिकॉर्ड करने का भी रूल्स है। फिर उसके बाद लेजर, ठीक है, लेजर का पोस्टिंग जब हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद लेजर का क्या होता है, लेजर का होता है कास्टिंग, ठीक है। वो जो टोटलिंग करते हैं ना, वो टोटलिंग जो होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको टेक्निकल टर्म है कॉल्ड कास्टिंग, क्लियर, ओके। एंड जब ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस जो होता है उससे फाइनली, ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनली क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनली बनता है फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनली बनता है फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स में कौन सी तीन चीजें आती है, फाइनल अकाउंट्स में आता है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स में आता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फाइनल अकाउंट्स में तुम्हारा आता है बैलेंस शीट। क्लियर हो गया एकदम फ्रेंड्स, श्योर एवरीवन, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स से मैं तुम्हारा जिक्र कराना चाहूंगा, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स से मैं तुमको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा फ्रेंड्स। वो टर्म्स बस सुन के रखो, एक्सप्लेन करता हूं मैं तुम लोग को, समझ के रखो, वो बहुत बार यूज होने वाले, ठीक है, बहुत बार यूज होने वाले अपने अकाउंट्स में। चलो इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, चलिए कुछ चार पांच इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं तुमको समझा देता हूं, बेसिक वाले, और भी डिटेल्स में बहुत सारे होंगे, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट सेशन में जब होगा, नेक्स्ट वीडियो जब होगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट जो एकदम बेसिक, जो चार बेसिक चीजें तुमने आज बुक कीपिंग के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड सुने तुमने, ठीक है, वर्ड सुने तुमने, तो वो मुझे तुमको क्यूरियस माइंड से तुम लोग को मैं नहीं छोड़ने दूंगा, वो चार वर्ड्स को मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद और डिटेल्स में जो बहुत सारे वर्ड्स है, वो डिटेल वाले जो वर्ड्स है और डिटेल वाले जो टर्म्स है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बट द फोर टर्म दैट आई वेरी क्लियरली रिमेंबर मेंशनिंग इट टू यू टुडे, I'll clearly remember mentioning it to you today is expense, income, assets, and liabilities, ठीक
है ना। ये चार टर्म अगर तुम समझ गए तो उसका मतलब तुम एक ब्रॉड व्यू ऑफ अकाउंट्स और बुक कीपिंग तो समझ गए तुम, ठीक है। इसके बाद जो मैं अंदर की डिटेल्स तुमको बताऊंगा, ठीक है, बस इसके बाद जो अंदर के टर्म्स में जो तुमको एक्सप्लेन करूंगा वो या तो एक्सपेंस होंगे, या तो इनकम होंगे, या तो एसेट्स होंगे, या तो लायबिलिटीज होंगे, ठीक है। बट जो एक ब्रॉड हेडिंग है वो ब्रॉड हेडिंग आज समझ लो, ठीक है। चलो तो आज ये इसके बाद अपन काफी कुछ पढ़ चुके होंगे, ठीक है। फॉर द बेसिक तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म पे फिर अपन थोड़ा सा और पॉलिशिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जब वो नेक्स्ट वीडियो में पॉलिशिंग हो जाएगा उसके बाद थर्ड टाइम से तो अपन एकदम डायरेक्ट सम्स जो होंगे, अपना जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो फर्स्ट टॉपिक अपन इंट्रोड्यूस होने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्लियर हो गया। चलो तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्सपेंस का मतलब अगर मैंने तुमको पूछा तो एज आई टोल्ड यू, तुम लोग एक वर्ड में बताओगे सर खर्चा, ठीक है। सिर्फ खर्चा, ये तो छोटा टर्म हो गया एकदम, बराबर ना, बोल के नहीं चलेगा सिर्फ खर्चा, इसका डिटेल में करना पड़ेगा चर्चा, ठीक है। बोल के नहीं चलेगा खर्चा, इसका डिटेल में करना पड़ेगा चर्चा। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सपेंस को डिफाइन किया गया है, एक्सपेंस को डिफाइन किया गया है दोस्तों। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, सुनो, इट इज एन आउटफ्लो ऑफ मनी और money's worth for purchase of goods or availing any kind of services। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब इट इज एन आउटफ्लो ऑफ मनी, इट इज एन आउटफ्लो ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। आउटफ्लो मतलब बाहर जा रहा है, आउटफ्लो मतलब अपने पास से जा रहा है, ठीक है, अपने पास से जा रहा है। किस वजह से अपने पास पैसा जा रहा है, किस वजह से अपने पास से पैसा जा रहा है, दो ही चीज पॉसिबल है, दो ही चीज पॉसिबल है। अगर तुम देखोगे, ठीक है, अगर तुम देखोगे कि अपने पास से पैसा क्यों जाता है, ठीक है ना, तो वो प्राइमरीली दो ही चीजों के लिए जाता है, या तो वो किसी गुड्स को परचेज करने के लिए जाता है, या तो वो किसी गुड्स को परचेज, या फिर एसेट। यहां पे गुड्स के बाद मैं एक और वर्ड ऐड कर देता हूं दोस्तों, गुड्स के साथ में एक और वर्ड ऐड कर देता हूं विच इज कॉल्ड एज एसेट्स, परचेज ऑफ गुड्स और एसेट्स, ठीक है। मतलब या तो तुम कोई गुड्स परचेज करोगे, एसेट का मतलब मैं बताता हूं, ठीक है, या तो तुम कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, कोई चीजें खरीद लेते हो तुम, मैंने वॉच खरीद लिया, मैंने फोन खरीद लिया, मैंने एक वड़ा पाव खरीद लिया, समझ में आ गया, मैंने कोई नोटबुक खरीद लिया, कुछ भी तुम खरीदोगे, बराबर ना, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज जब तुम खरीदोगे तब क्या होगा, तुम्हारे पास से रोकड़े का आउटफ्लो होएगा, तुम्हारे पास से रोकड़े का आउटफ्लो होएगा, या तो रोकड़े का आउटफ्लो होगा या तो ऐसी कोई चीज जो रोकड़े जैसी ही होगी, बराबर ना, इट हैज अ मॉनिटरी वैल्यू, ऐसी कोई चीजों का तुम्हारे पास से आउटफ्लो हो जाएगा, समझ में आ गया। और वो आउटफ्लो किसकी वजह से होगा, या तो तुम कोई चीज खरीदोगे इसीलिए होगा, और हो सकता है कि कोई तुम चीज ना खरीदो, बट अगर तुम कोई सर्विसेज ले रहे हो तो वो सर्विसेज के सामने अगर तुम कोई भी पैसा भरते हो तो उसको तुम क्या बुलाओगे, उसको तुम बुलाओगे एक्सपेंस। अब अगर तुम बाल कटाने जाओगे, अगर तुम बाल कटाने जाओगे तो क्या तुम कुछ वहां पे खरीद के आते हो क्या, उल्टे का जो तुम्हारे पास होता है थोड़े बाल वो कम करवा के आते हो ना, तो तुम तो बोलेगा एक तो बाल भी मैं ही कम करवाऊं, ठीक है, मैं आया था अभी ज्यादा बाल थे, अभी कम हो गए और पैसा भी मैं ही दूं तेरे को, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना। ही गेव यू द सर्विस ऑफ कटिंग योर हेयर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, समझ में आ गया। चलो तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग ओनली, बट ठीक है, चलो खुद को मनाने के लिए अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। बाकी तुम इंस्ट्रक्शन कितना भी दो, ठीक है, वो काटेगा वही जो उसको आता है, ठीक है। जस्ट लाइक तुम भी एग्जाम में ऐसे ही करते हो, क्वेश्चन कोई भी पूछा हो आंसर अपन वही लिखते जो अपन पढ़ के गए, या अपने को जो समझ में आता है वो तो वही लिखते हैं अपन, है ना, हेड पॉइंट्स पढ़ के अंदर, सब मालूम है मेरे को टेक्निक, ओके। चलो बट टुक में तुम बात समझ गए कि तुम कोई भी सर्विसेज लेते हो या कोई भी गुड्स या एसेट अगर परचेज करते हो और उसकी वजह से अगर तुम्हारे पास से आउटफ्लो होता है ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, ठीक है। अभी जब मेरे पास तुम सीखने आओगे, बराबर ना, मेरे पास जब तुम अकाउंट्स पढ़ने आओगे तो अकाउंट्स पढ़ने जब भी तू आएगा तभी तू क्या कर रहा है, मेरे पास से कोई गुड्स नहीं लेगा,
बराबर ना, तू पूरे 12 महीने के लिए, तू रोज भी अगर मेरे पास अकाउंट्स पढ़ने आएगा, बराबर ना, तो 12 महीने के बाद पापा ये नहीं पूछेगा ना क्या रोज जाता था उधर, कुछ लेके नहीं आया क्या, नॉलेज लेके आया ना, समझ में आ गया। तो कोई गुड्स तो नहीं है ना, सर्विस दे रहा है मैं तेरे को, सर्विस दे रहा है मैं तेरे को, तो वो सर्विस के बदले या तो तुम पैसा दोगे और या तो पैसे जैसी कोई चीज दो दोगे, बराबर ना। तुम्हारे एग्जांपल में तुमने मुझे 20,000 का कपड़ा दिला दिया तुमने मुझे, है ना, तुम्हारी शॉप में से, तो वो भी मनी इज वर्थ ही हो गया। सो इट इज एन आउटफ्लो ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, ठीक है। वो आउटफ्लो क्यों होगा? बिकॉज ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और एसेट्स और फॉर अवेलिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, या तो कोई गुड्स या एसेट परचेज करने की वजह से और या तो कोई सर्विसेज अवेल करने की वजह से, इसको हम बुलाते हैं एक्सपेंस। समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर एक्सपेंस का मतलब तुमको समझ गया तो इनकम का मतलब तो तुम झट से समझ जाओगे, इनकम का मतलब तो तुम एकदम झट से समझ जाओगे, ठीक है ना। इनकम का मतलब तुम एकदम झट से समझ जाओगे। इनकम का मतलब क्या होएगा दोस्तों? इनकम का मतलब क्या होएगा? चलो, इनकम का मतलब क्या होता है? कम इन, इनकम अंदर आ, समझ में आ गया। इनकम में थोड़ा ऐसा फेर बदल करोगे तो कम इन हो जाएगा ना, वो इनकम कम इन, इसका मतलब क्या अंदर आ रहा है। तो उसका मतलब एक्सपेंस में अगर हमने क्या लिखा था, एक्सपेंस में अगर हमने लिखा था आउटफ्लो, तो इनकम में हम क्या लिखेंगे दोस्तों? इनकम में हम लिखेंगे इनफ्लो ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, इनफ्लो ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। बिकॉज ऑफ सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। एंड इट इंक्लूड्स, अच्छा ये जाने दो, ये बाद में लिखाऊंगा मैं तुम लोग, ठीक है, ये जाने दो। ओके, चलो, तो इनकम क्या होता है? इनफ्लो ऑफ मनी और मनी इज वर्थ बिकॉज ऑफ सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। एक्सपेंस का उल्टा किया ना यार, वहां पे आउटफ्लो था, यहाँ पे इनफ्लो, वहां पे परचेज ऑफ गुड्स था, यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स होगा, वहां पे अवेलिंग ऑफ सर्विसेज था, यहाँ पे प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब प्रोवाइडिंग द सर्विस। तो उससे जो भी तुमको पैसा मिलता है वो तुम्हारा क्या होता है? वो तुम्हारा इनकम होता है। क्लियर हो गया ना एकदम? श्योर श्योर श्योर, ओके, लवली। चलो अभी अपन बढ़ते हैं थर्ड टर्म की तरफ, विच इज एन एसेट, ठीक है। एसेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब देखो, ध्यान से सुनो, पहले हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश में बताऊंगा। ऐसी कोई भी चीज जिससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर में जिससे हमको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं एसेट। ऐसा कोई भी इवेंट या ऐसा कोई भी पर्सन या ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन विच इज गोइंग टू गिव यू द मनी, और बेनिफिट का मतलब मनी ना रहे, तेरे को और क्या बेनिफिट चाहिए? प्यार चाहिए क्या? नहीं ना, प्यार इधर नहीं चाहिए, तेरे को किधर और चाहिए रहता है, ठीक है। इधर तेरे को पैसा चाहिए, बिजनेस कर रहा है तू, समझ में आ गया। तो इधर तेरे को बिजनेस, इधर तेरे को बेनिफिट मतलब पैसा चाहिए, विच इज गोइंग टू गिव यू इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब रोकड़ा, ठीक है ना। कुछ भी बोलो, इकोनॉमिक बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट, सबका मतलब रोकड़ा होता है, ठीक है ना। विच इज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट इन फ्यूचर, दैट इज एन एसेट। समझ में आ गया? तो ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई पर्सन, ठीक है, या ऐसा कोई इवेंट जो तुमको फ्यूचर में पैसा देने वाला है या जिससे तुमको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, आज के दिन में तुम उसको क्या बुलाओगे कि वो तुम्हारा क्या है? वो तुम्हारा एसेट है। समझ में आ गया तुमको? श्योर एकदम? सर लेकिन अगर अभी के अभी बेनिफिट मिल रहा है तो, अगर तुमको अभी के अभी बेनिफिट मिल रहा है, अगर तुमको अभी के अभी पैसा मिल रहा है तो वो इनकम हो गया ना। अगर अभी के अभी पैसा मिल रहा है तो इनकम है। लेकिन अगर आज ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, जिससे बेनिफिट तुमको फ्यूचर में मिलेगा, जिससे बेनिफिट तुमको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। समझ में आ गया तुम लोगों को? पक्का? चलो, आज मैंने गाड़ी खरीद लिया, आज मैंने गाड़ी खरीद लिया, ठीक है। अब ये गाड़ी मैंने आज खरीदा है, ठीक है, लेकिन अभी ये गाड़ी से जो बेनिफिट होने वाला है कि चलो यार मुझे ट्रैवलिंग में कन्वीनियंस हो जाएगा,
ठीक है ना, ऐसा किधर लेके जाएगा तो व्हाट पड़ेगा, जो भी तुमको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलो इट मतलब इट विल हेल्प टू सेव माई टाइम, मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, मैं क्या करता हूँ सीधा गाड़ी में बैठ के मुझे जहां पे जाना है वहां पे जा सकता हूं। जो भी तुमको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, वो सब कब मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है, ओवर द पीरियड ऑफ 4, 5, 6 ईयर। जितना साल तुम्हारे पास गाड़ी टिकेगा उतने साल तुमको बेनिफिट मिलने वाला है। समझ में आ गया? तो वो जो गाड़ी है वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा एसेट है। समझ में आ गया? अब मैं इसको डिफाइन करता हूं, एसेट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एन एसेट फ्रेंड्स, व्हाट इज एन एसेट? इट मतलब एसेट, एसेट इज अ रिसोर्स which is owned and controlled by an entity from which economic benefits are expected to be received। ठीक है, चलो डेफिनेशन फ्रेंड्स हमेशा थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड तो होता है, क्योंकि डेफिनेशन में सब डेफिनेशन ना है ना, थोड़ा वर्ड पढ़ना चाहिए, लगना चाहिए डेफिनेशन है बराबर ना। इनकम इज समथिंग दैट कम्स इन, कैसा लगा जैसा डेफिनेशन, वर्ड नहीं पड़ेगा ना है ना, ऐसा किसी साइंस वाले आर्ट्स वाले को बोलने का है, ठीक है ना। इनकम, तुम्हारे में इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम इज समथिंग दैट कम्स इन, कैसा लगेगा ना, ऑड लगेगा ना, एकदम ऑड है ना एकदम। ऐसा वर्ड पढ़ना चाहिए ना यार थोड़ा, क्या यार डेफिनेशन, यार क्या डेफिनेशन है यार, ठीक है, ऐसा डेफिनेशन में वर्ड पढ़ना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या बोलता है यहाँ पे, इट इज अ रिसोर्स, मतलब रिसोर्स मतलब कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा पर्सन विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी, मतलब मैं उसको ओन करता हूं, मतलब इट बिलोंग्स टू मी, इसका मतलब वो एसेट का ओनरशिप मेरे पास है, वो गाड़ी जो है अगर मेरे पास, उसको मैं ओन करता हूं, ठीक है ना। आई ओन द कार, ठीक है ना। कैन आई कंट्रोल द कार, ऑफ कोर्स आई कंट्रोल द कार। वो गाड़ी कहां पे जाएगा, कौन यूज करेगा, कब यूज होगा, कहां पे पार्क होगा, कैसे होगा, वो मैं कंट्रोल करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है ना। अज्यूमिंग वो टो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई विल कंट्रोल इट। तो मैं उसको कंट्रोल करेगा, मैं उसको ओन भी कर रहा है, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, मैं उसको कंट्रोल भी कर रहा है। समझ में आ गया? और उस पर्टिकुलर चीज से मुझे क्या होने वाला है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाला है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब क्या, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब रोकड़ा, पैसा, ठीक है ना, विच इज गोइंग टू गिव यू इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, सो दैट इज अ रोकड़ा, बराबर ना। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड, बराबर ना, मतलब उससे फुल चांस है कि अपने को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाला है। Am I very clear with this friends? Sure एकदम everyone? Okay. चलो, so asset is a resource which is owned and controlled by an entity, ठीक है। तुम्हारा ओनरशिप भी होना चाहिए और तुम्हारा उसके ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। समझ में आ गया? चलो, अगर तुम कोई घर पे रहता, अगर कोई रेंट के घर पे रहता है, अगर कोई लीव लाइसेंस पे रेंट पे रहता है अगर, तो वो घर को वो कंट्रोल करता है ना, वो घर को वो कंट्रोल करता है काफी सारा, कि भाई वो घर में मतलब किस तरीके से मतलब रहा जाएगा, क्या किधर फर्नीचर क्या होगा, किधर टीवी होगा, वो ये कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने रेंट पे लिया हुआ है। समझ में आ गया? लेकिन क्या वो उस चीज को ओन करता है क्या वो उस चीज को ओन करता है क्या? नहीं ना। समझ में आ गया? तो उसका मतलब वो उसका एसेट नहीं हुआ। अगर सपोज मैंने किसी को अपना घर भाड़े पे दिया है, समझ में आ गया, मैंने किसी को अपना घर भाड़े पे दिया है, ठीक है, तो वो जो बंदा है, ठीक है, वो उस घर को भले थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल करता हो, लेकिन वो उसको ओन नहीं करता है। समझ में आ गया? तो उसके लिए वो एसेट नहीं है, ओनरशिप मेरा है उसको, और कंट्रोल मेरा ज्यादा है उसके ऊपर। अगर मैं उसको 2 महीने का नोटिस दूंगा तो उसको निकलना पड़ेगा। अगर मैं उसको बोलूंगा नहीं ये दीवार नहीं तोड़ने का, इधर ये कलर नहीं करने का, तो वो नहीं करेगा। समझ में आ गया? सो कंट्रोल अपन उसको भी देते, लेकिन जितना अपन देना चाहे उतना ही कंट्रोल अपन देते हैं उसको। बाकी मेजर कंट्रोल तो किसके हाथ में होता है? मेरे पास ही है। तो उसका मतलब मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं, मैं उसको ओन कर रहा हूं, वो मेरा एसेट है, ठीक है ना। वो टेनेंट का एसेट नहीं, वो लैंडलॉर्ड का एसेट है। समझ में आ गया? मैंने अपना गाड़ी किसी दोस्त को चलाने दिया, ठीक है ना, तो थोड़े टाइम के लिए मैंने उसको कंट्रोल दे दिया, लेकिन उसको ओनरशिप तो नहीं दिया ना, ओनरशिप तो मेरा ही है ना। तो उसका मतलब वो एसेट किसका है? उसका है कि मेरा है?
समझ में आ गया? मेरा एसेट है ना, वो भले ही उसके पास है, वो चला रहा है, लेकिन वो उसका एसेट नहीं, वो एसेट मेरा है, क्योंकि ओनरशिप मेरा है उस चीज का। समझ में आ गया? वो सिर्फ उसके पास है, ठीक है ना। एक चीज होती है ओनरशिप और दूसरी चीज होती है पोजेशन। एक चीज होती है ओनरशिप, दूसरी चीज होती है पोजेशन, ठीक है। ओनरशिप का मतलब क्या? वो चीज तुम्हारा है, और पोजेशन का मतलब क्या है? वो चीज तुम्हारे पास है। समझ में आ गया? दोस्तों याद रखना हमेशा, हर वो चीज जो हमारे पास हो वो जरूरी नहीं हमारी हो, और हर वो चीज जो हो सकता है अभी हमारे पास ना हो या हमसे दूर हो, लेकिन हो सकता है वो फिर भी हमारी हो। एसेट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पोजेशन एंड ओनरशिप, यू हैव टू ओन इट, ठीक है। सिर्फ तुम्हारे पास होना ये सफिशिएंट नहीं है, तुम्हारा ओनरशिप होना चाहिए, ठीक है, एंड तुम्हारा कंट्रोल भी होना चाहिए, एंड इससे तुमको इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में मिलना चाहिए। ओनरशिप, कंट्रोल और इकोनॉमिक बेनिफिट, ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है डेफिनेशन के अंदर। इन तीनों वर्ड्स को मिलाएंगे तो क्या बनता है? अपना एसेट बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लास्ट, द लास्ट डेफिनेशन फॉर द डे, बराबर ना? लास्ट डेफिनेशन फॉर द डे, लायबिलिटी। लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखो, एसेट का एग्जैक्ट ऑपोजिट है इनकम एंड एक्सपेंस, टू ऑपोजिट टर्म्स, एंटोनिम्स। एसेट एंड लायबिलिटी कंप्लीटली एंटोनिम्स। समझ में आ गया? एसेट का मतलब फ्यूचर में हमको पैसा मिलने वाला है, फ्यूचर में हमको बेनिफिट मिलने वाला है। समझ में आ गया? ऑन दी कॉन्ट्ररी, वाइस का वर्षा दोस्तों, वाइस का वर्षा, वाइस का वर्षा, अगर तेरे को फ्यूचर में कुछ पैसा पे करने गए, अगर फ्यूचर में तेरे को कोई पैसा पे करने गए, ठीक है, देन इन दैट केस वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। आज पैसा नहीं भरा तूने, लेकिन फ्यूचर में तेरे को पैसा तो भरना ही पड़ेगा, तेरे को फ्यूचर में पैसा तो भरना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? दैट इज व्हाट यू मीन बाय अ लायबिलिटी। समझ में आ गया? लायबिलिटी का अगर मैं तेरे को सिंपल मतलब बताऊं, लायबिलिटी का अगर मैं तेरे को तेरे समझने वाली भाषा में बताऊं, तो लायबिलिटी क्या है मालूम है? लायबिलिटी सर पे उधारी, दिल पे बोझ होती है, बराबर ना? एनीथिंग दैट इज सर पे उधारी, दिल पे बोझ, एनीथिंग दैट इज सर पे उधारी, दिल पे बोझ, दैट इज अ लायबिलिटी। सर पे उधारी है, अरे यार उसको पैसा चुकाने का है, दिल पे बोझ है, यार कब से पैसा मांग रहा है, पैसा देने का, बराबर ना? तो कोई चीज जो तुम्हारे सर पे उधारी या दिल पे बोझ क्रिएट करता है, वो तुम्हारी क्या होती है? लायबिलिटी। समझ में आ गया? तुम कौन हो? अपने पेरेंट्स के बेटे हो, बराबर ना? पेरेंट्स के बेटे हो, बेटी हो, ठीक है। अगर तुम पे उनको प्राउड है तो फिर तुम उनके एसेट हो, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से उनको लगता है कि मेरे दिल पे बोझ है, क्या करेगा ये, तो वो तुम लायबिलिटी हो। फिर समझ में आ गया? हमको अपने पेरेंट्स की एसेट बनना है, लायबिलिटी नहीं बनना है, ठीक है। रिसोर्स बनो जिससे बेनिफिट मिले उनको। समझ में? अगर उनको बेनिफिट कौन सा होता है? उनको बेनिफिट वही चाहिए होता है जिसमें तुम्हारा बेनिफिट हो, तो ऐसा कोई नुकसान वाला बात नहीं है वो। समझ में आ गया? बट डोंट बी अ लायबिलिटी, ओके। चलिए, तो लायबिलिटी को अपन अभी डिफाइन करते हैं। पहला बात तो तुम समझ गए, मैंने आज गुड्स खरीद लिया, लेकिन मैंने पैसा बोला यार अभी पैसा नहीं है, 1 महीने के बाद पैसा देगा, आंखों में सच्चाई देख, ठीक है, आंखों में सच्चाई देख, 1 महीने के बाद पैसा दे देगा, विश्वास नहीं है यार। समझ में आ गया? विश्वास अपन हमेशा पैसा लेने के टाइम पे मांगते हैं ना, पैसा देने के टाइम कभी विश्वास दिखाते नहीं है। विश्वास ऐसी चीज है जो अपन सिर्फ एक्सपेक्ट करते, अपन कभी देना नहीं चाहते, अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज पे अपन बाद में चर्चा करेंगे, आज अपन लायबिलिटी पे चर्चा कर लेते। चलो, तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? लायबिलिटी का मतलब ऐसा कोई भी चीज, मैंने आज कोई गुड्स उधारी में ले लिया, आज मैंने कोई सर्विसेज उधारी में ले लिया, और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं फ्यूचर में पे करूंगा या बाद में पे करूंगा, तो बाद में, आज नहीं तो कल पे करना ही है ना। मेरे सर पे उधारी चढ़ चुकी है, दिल पे बोझ आ चुका है। अभी मैंने बैंक से लोन लिया है घर लेने के लिए, ठीक है, नया घर खरीदा मैंने, बैंक से लोन लिया है। अभी जैसे ही मैंने बैंक से लोन लिया है, तो अभी मेरे सर पे हमेशा उधारी रहता है, देखो दिल में हमेशा एक बोझ रहता है कि यार बैंक को पैसा चुकाने गए। समझ में आ गया? ऐसा बैंक के ईएमआई आने के 3-4 दिन पहले पैसा नहीं आता ना, तो ऐसा अपने को धक धक हो रहा है, ऐसा हो जाता है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि सर पे उधारी है ना, दिल पे बोझ है। समझ में आ गया? लेकिन वो बोझ जरूरी था, ठीक है। कभी कभी बोझ जरूरी होता है लेना, लेना भी पड़ता है। क्लियर? चलिए, तो लायबिलिटी का भी डेफिनेशन क्या होता है? अभी डेफिनेशन थोड़ा ढिंचैक, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा। व्हाट इज लायबिलिटी? It is a present obligation because
बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट which will lead to outflow of resources which will lead to outflow of resources embodying economic benefits. ठीक है ना, full in check. What is the liability? What is the liability? It is a present obligation. What is the liability friends? It is a present obligation. ठीक है, आज के तारीख में तेरे सर पे उधारी. ऑब्लिगेशन मतलब सर तेरी सर पे उधारी. ठीक है, सर पे उधारी और दिल पे बोझ. ऑब्लिगेशन मतलब सर पे उधारी दिल पे बोझ. ठीक है, ऑब्लिगेशन मतलब सर पे उधारी दिल पे बोझ. इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. व्हाई इज देयर अ ऑब्लिगेशन इन प्रेजेंट? बिकॉज ऑफ सम पास्ट इवेंट. बिकॉज ऑफ सम पास्ट इवेंट. वो पास्ट इवेंट क्या हो सकता है? तूने कोई सर्विस ले लिया उधार पे, तूने कोई पैसा ले लिया उधार पे, तूने कोई गुड्स उधार पे ले लिया. अभी मैंने बैंक से लोन 2 साल पहले लिया था, तो वो पास्ट इवेंट है ना. लेकिन वो पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट में भी मेरे पे ऑब्लिगेशन है. परवाना और 10 साल रहने वाला है. परवाना और 10 साल रहने वाला है, तो प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है. व्हाई? बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. समझ में आ गया? सो इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट which will lead to outflow of resources. देख इधर प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है दोस्तों. लायबिलिटी का डेफिनेशन वंडरफुली क्राफ्टेड डेफिनेशन फ्रेंड्स. ठीक है, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है. ऑब्लिगेशन कभी है? आज है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है. काय को आज क्यों है ऑब्लिगेशन है? आज क्यों ऑब्लिगेशन है? बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट. बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. अभी इससे होगा क्या? अभी इससे होगा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज. लेकिन वो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज कभी होगा मालूम है? फ्यूचर में होगा. So it is an obligation in present because of something that happened in the past, and उसकी वजह से there will be an outflow of resources in future. That is a liability. Present obligation, wonderful no friends. Obligation present because of something happened in past, and this will lead to outflow of resources. Embodying economic benefits. Embodying का मतलब containing or having economic benefits. ठीक है, मतलब ऐसा कोई चीज जिसका economic benefits है. ठीक है, ऐसा कोई रिसोर्सेज मतलब मनी या मनीज वर्थ. रिसोर्सेज बराबर ना, ऐसा कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, सब पैसा, सबका मतलब पैसा ही होता है. ठीक है ना, तो इट इज एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पैसा. इसका मतलब प्रेजेंट में उधारी है बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट, और इसकी वजह से क्या होगा? फ्यूचर में तेरे पास से पैसे का या पैसे का वर्थ जो होगा, मनी और मनीज वर्थ, उसका तेरे पास से आउटफ्लो होगा. So that is called as money or money's worth, and it is a definition of a liability. Present obligation because of past event will lead to outflow of resources having economic benefits or embodying economic benefits. समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, so on that note, ठीक है, on that note आज मैं एक बार recapitulate, let us just recapitulate कि हम लोग ने आज पूरे दिन में क्या पढ़ा. सबसे पहले we understood कि बुक कीपिंग हमको क्यों करना चाहिए, रिकॉर्ड्स हमको क्यों मेंटेन करना चाहिए. ठीक है, वहां से हमने शुरू किया. ठीक है ना, स्कूल का मैंने एग्जांपल लिया, सब कुछ लिखते हो क्योंकि सब कुछ याद नहीं रख सकते. ठीक है, तो उससे मैंने एस्टैब्लिश किया कि भाई अपने को रिकॉर्ड रखना पड़ता है. ठीक है, अभी वो रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? भी रिकॉर्ड रखेंगे तो सिस्टमैटिक तरीके से रखेंगे. लेकिन वो सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड इवॉल्व कहां से हुआ? ठीक है, पहले तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के एरिया में बराबर के एरा में बराबर ना, जो अपना ये था कौटिल्य. ठीक है, उसने क्या बनाया? अर्थशास्त्र लिखा. वो अर्थशास्त्र में पहली बार जिक्र हुआ अच्छी तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से उसको रिकॉर्ड करने का. ठीक है ना, बट रेवोल्यूशन कभी आया? इन द ईयर 1494. ठीक है, जब लुका वाई डी वर्गो पैसोली, हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग व्हिच इज स्टिल कंसिडर्ड वैलिड टुडे. और उसी के बेसिस पे क्या होता है? आज बुक कीपिंग रिकॉर्ड होता है. क्लियर हो गया? बुक कीपिंग क्यों रिकॉर्ड करना पड़ता है? क्योंकि कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस करने का मेन पर्पस क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट्स.
अभी प्रॉफिट अर्न करने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, तेरे को पहले एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, ये सब का तेरे को डिटेल में रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और जब वो तो डिटेल में रिकॉर्ड रखेगा तब जाके तेरे को पता चलेगा दैट वेदर यू हैव मेड अ प्रॉफिट और यू हैव इनकर्ड द लॉस। सो टू नो द प्रॉफिट made by the company or loss incurred by the company, to know the expenses or income of the company, to know the assets and liabilities of the company, to know the assets or liabilities of the company, to know how much amount will be the tax that you are required to pay under the law। ठीक है ना, तो ये सब जानने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बुक कीपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, बुक कीपिंग में अपन ने दो जन के डेफिनेशन पढ़े, एक तो बाटली बॉय का डेफिनेशन और एक आर एन कार्टर का डेफिनेशन। दोनों का मतलब वही होता है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक वे। कार्टर जी क्या बोलते हैं कि भाई उसको करेक्टली रिकॉर्ड करने का, ठीक है, इन द बुक विच इन्वॉल्व्स ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू मनी और मनी इज वर्थ। ठीक है ना, तो अपन ने ये पढ़ लिया। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कि ट्रांजैक्शन कौन से टाइप के होते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, एक तो मनी वाले होते हैं, एक मॉनेटरी एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी मतलब रोकड़ा, इमीडिएटली कैश रिसीव्ड और पेड, रोकड़ा वहां पे कैश में डीलिंग होने वाला, इमीडिएटली और इन फ्यूचर दैट इज ओके, बट रोकड़े में ट्रांजैक्शन होने वाला है, दैट इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, वहां पे पैसे का वैल्यू कितना है वो अपने को पता है, बट एग्जैक्टली पैसा एज सच एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एक्सचेंज क्या हो रहा है, एक्सचेंज क्या हो रहा है, कुछ गुड्स या सर्विसेज हो रहा है। तूने मेरे को कुछ गुड्स दिया, मैंने सामने तेरे को सर्विस दे दिया। समझ में आ गया। अभी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर मैं किसी के पास से कुछ सर्विस लेता हूं, अगर मैं किसी के पास से अभी सपोज मैंने कुछ गुड्स खरीद लिया, ठीक है, तो अभी वो मेरे को बोलता है कि भाई पैसा मत दे, काम करो, आप है ना मेरा ऑडिट कर देना, बराबर, आप मेरा ऑडिट कर देना या फिर आप मेरा रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देना। मैंने बोला सीए हूं, मेरा ये तो काम है, हम तो रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, तो एक काम करता हूं, मैंने आपके पास से 4-5 हजार रुपए का गुड्स लिया है और आपका जो रिटर्न फाइलिंग और जो रिकॉर्डिंग वगैरह करने का काम है उसका भी चार्जेस 5,000 ही है, तो मैं आपको वो करके दे दूंगा, तो फिट हो जाएगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पैसे वाला ट्रांजैक्शन नहीं, पैसा है, पैसा एक्सचेंज नहीं हो रहा है वो बात अलग है, बट दोनों ने ऐसा सर्विस दिया है, दोनों ने ऐसा गुड्स दिया है जिसका वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट किया जा सकता है। सो इट इज अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बट अ बार्टर ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, तो ऑल द ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर और दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब वो ट्रांजैक्शन जहां पे रोकड़ा इमीडिएटली रिसीव या पे हो जाता है। ठीक है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन आज हुआ है लेकिन रोकड़े का जो लेन देन होगा वो फ्यूचर में होगा, दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और नॉन मॉनेटरी में तो बार्टर आता है, बार्टर का तो तुम मतलब जानते ही हो। ठीक है, गुड्स के सामने गुड्स, सर्विस के सामने सर्विस, या फिर गुड्स के सामने सर्विस, या फिर सर्विस के सामने गुड्स। ठीक है ना, यू गिव मी गुड्स, आई गिव यू गुड्स, बार्टर। ठीक है ना, यू गिव मी गुड्स, आई गिव यू सर्विस, बार्टर। यू गिव मी सर्विस, आई गिव यू सर्विस, बार्टर। आई गिव यू सर्विस, यू गिव मी गुड्स, बार्टर। कुछ भी तरीके से बार्टर ही होता है वो। समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमने चार टर्म्स का मतलब समझा हम लोग ने। ठीक है, चार टर्म्स का मतलब समझ, पहले हमने फ्लो समझा। बिजनेस ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होता है जर्नल में, जर्नल से वो पोस्ट होता है लेजर में, लेजर से वो टोटल मतलब कास्टिंग होके जाता है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस के बाद अपना फाइनली बनता है फाइनल अकाउंट्स, जिसके अंदर आता है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद चार सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है, बराबर ना, चार स्तंभ है, चार मीनार के चार स्तंभ जो मीनार्स है। ठीक है, पूरे बुक कीपिंग के ये चार मीनार है, एक्सपेंस, इनकम, एसेट और लायबिलिटी। एक्सपेंस का मतलब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और एसेट, ठीक है, और अवेलिंग ऑफ एनी सर्विसेज। इनकम का मतलब क्या होता है, इट इज द मनी अर्न्ड और इट इज एन इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ सेलिंग द गुड्स और फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। समझ में आ गया। फिर उसके बाद एसेट का मतलब क्या होता है, एनी रिसोर्स दैट यू ओन एंड कंट्रोल एंड फ्रॉम विच यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट्स इन फ्यूचर, फ्रॉम विच यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट्स इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड एज एसेट। और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज एन ऑब्लिगेशन दैट इज देयर ऑन द प्रेजेंट डे, आज के दिन में सर पे उधारी है, दिल पे बोझ है, बिकॉज ऑफ सम इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड बिकॉज ऑफ विच देयर इज गोइंग टू बी एन आउटफ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अ फ्यूचर डेट, दैट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। ठीक है, present obligation, past event lead to outflow of resources in future having economic benefits. Okay, so with this I end up the session for the day. I hope, ठीक है, आज हमने जो भी explain किया I could make the sense and I could just generate your interest in this wonderful and beautiful subject which is going to stay with you throughout your academic commerce journey, bookkeeping and accountancy. समझ में आ गया। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम और टर्म्स का मतलब समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं वो मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा। एंड फिर उसके बाद सेकंड वीडियो के बाद जब थर्ड वीडियो होगा, तो थर्ड वीडियो में, ठीक है, वी वुड बी इन अ पोजिशन कि हम नया जो चैप्टर होता है वो चैप्टर हम स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलो, इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द
Ace Classes, subscribe to the Ace Classes YouTube channel. Share it with your friend for the maximum benefit. I will wish you all the very best. Welcome to FIJC. Welcome to this beautiful world of accounts. This is CA Hardik Thakkar signing off. I wish to see you again very soon. Okay. Thank you so much, friends.